नमस् नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख जो अंग हैं उनमें से अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उस पर आज अध्ययन करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न देशों के बीच में जो विवाद मुद्दे उठते हैं उन मुद्दों पर, उन विवादों पर निर्णय देता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो कानून हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर है, अंतर्राष्ट्रीय कानून है, अंतर्राष्ट्रीय जो विधियां हैं, उन सब को ध्यान में रख करके ये निर्णय दिए जाते हैं और कार्रवाई की जाती है। तो आज हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में अध्ययन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सबसे पहले ये जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब और कहाँ पर की गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का सबसे पहले जो विचार है वो डम्बलटन ऑक्स जो सम्मेलन 1945 में हुआ था, उसके अंतर्गत ये विचार व्यक्त किए गए थे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का संचालन करने के लिए, उसके सही निर्णय देने के लिए, देशों के बीच में विवादों को मिटाने के लिए या उन पर प्रभावी निर्णय देने के लिए एक न्यायालय का, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का होना अनिवार्य है। तो इसमें ये विचार विमर्श किया गया था। उसके बाद में 1945 में ही, अप्रैल 1945 में ही सैन फ्रांसिस्को जो सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मूल प्रारूप है, रूपरेखा है, उसका निर्धारण इसके अंतर्गत कर दिया गया था और इस पर सहमति सभी देशों के बीच में बन गई थी। तो इसका जो विवरण है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अंतर्गत, वो जो अनुच्छेद 92 से लेकर के अनुच्छेद 96 के बीच में इसका विवरण दिया गया है, इसका वर्णन किया गया है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में। तो इस प्रकार से हम आगे चलते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 1946 में, अप्रैल 1946 में हेग जो कि हॉलैंड के अंतर्गत है, उसमें इसकी स्थापना की गई है। इस अंग की स्थापना, उसका कार्यालय हेग के अंतर्गत है। और जो राष्ट्र संघ का जो स्थायी न्यायालय था उसका भी यहाँ पर ही कार्यालय था। उसी कार्यालय को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के रूप में परिवर्तित बाद में कर दिया गया था। और इसके अलावा जो स्थायी न्यायालय था राष्ट्र संघ का, उसके जो विवाद थे, वाद थे, उन सब को भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पास में ही परिवर्तित कर दिया गया था, उनको उसी को हैंडओवर कर दिया गया था। तो अब चलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसका गठन किस प्रकार से होता है, उसका कार्यप्रणाली क्या होती है और उनके जो न्यायाधीश हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, उनका चयन किस प्रकार से किया जाता है, इस सब पर हम थोड़ा सा आज दृष्टि डालते हैं, अध्ययन करते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहली बात यह है कि जो इसका गठन जो किया जाता है उसमें 15 न्यायाधीश रखे जाने का प्रावधान है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। और इन 15 न्यायाधीशों का जो चयन किया जाता है वो सुरक्षा परिषद की अभिशंसा पर महासभा के द्वारा प्रस्ताव पारित करके इनकी नियुक्ति या चयन किया जाता है। तो दोनों की अभिशंसा इसके अंतर्गत होती है, एक सुरक्षा परिषद का और दूसरा जो है वो महासभा का। इन दोनों के द्वारा इसके चयन के बारे में प्रस्ताव पारित किया जाता है, उस पर वोटिंग की जाती है या उसका निर्णय लिया जाता है। इनमें से जो 15 न्यायाधीश हैं, इन 15 न्यायाधीश में से क्रम से या एक सभापति नियुक्त कर लिया जाता है और एक उपसभापति नियुक्त कर लिया जाता है, जो कि 3 वर्ष के लिए किया जाता है। 3 वर्ष के कार्यकाल में वो अपने एक सभापति के रूप में कार्य करता है। और इसके अलावा जो इन न्यायाधीशों का जो चयन होता है वो 9 वर्ष के लिए होता है। और 9 वर्ष ख़त्म होने पर इन न्यायाधीशों को या तो उसमें से हटना होता है या उनका पुनर्निर्वाचन भी किया जा सकता है। तो ये जो न्यायाधीश जो चयन किए गए हैं 9 वर्ष के लिए, वो पुनः भी निर्वाचित हो सकते हैं। इसके अलावा एक और जो प्रावधान है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं
उनमें ये ध्यान रखा जाता है चयन करते समय कि दुनिया की या संसार की जो विभिन्न न्याय व्यवस्थाएं हैं उनमें से एक प्रतिनिधि उसमें पहुंच पाए या उनका अधिकतम का जो प्रतिनिधित्व वहाँ पर हो पाए, ये प्रयास किया जाता है नियुक्ति करते समय या उनका चयन करते समय। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन होता है और उसके जो न्यायाधीश हैं उनकी संख्या, उनका कार्यकाल इस प्रकार से होता है। इनकी जो कार्रवाई होती है उस कार्रवाई के अंतर्गत जो गणपूर्ति होती है वो कम से कम 9 न्यायाधीशों का होना अनिवार्य है। यदि 9 न्यायाधीश से कम रहते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है अपना किसी भी मुद्दे पर कार्रवाई नहीं कर सकता है, कार्य या सुनवाई नहीं कर सकता है और निर्णय भी नहीं ले सकता है। तो गणपूर्ति होने के लिए 9 न्यायाधीशों का होना अनिवार्य है और किसी भी मुद्दे पर निर्णय देने के लिए उसे बहुमत से निर्णय देना होता है और बहुमत से निर्णय दे करके ही किसी बात को वो अंतिम रूप देता है। इसके अलावा इसकी जो कार्रवाई होती है वो मूलतः 2 भाषाओं के अंतर्गत होती है, एक फ्रेंच भाषा, दूसरी अंग्रेजी भाषा। फ्रेंच और अंग्रेजी भाषा के अंतर्गत मूलतः इसकी कार्रवाई होती है, सुनवाई होती है। आवश्यकता पड़ने पर अन्य भाषाओं का भी प्रयोग किया जा सकता है, किंतु मूल रूप से इसमें फ्रेंच और अंग्रेजी भाषा को ही प्रयोग में लिया जाता है। तो इस प्रकार से जो इसकी जो कार्यप्रणाली है और इसका जो गठन है वो होता है। विभिन्न जो वाद होते हैं इसके अंतर्गत वो केवल जो देश हैं, राष्ट्र हैं, राज्य हैं वो ही इसके अंतर्गत अपना वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। अन्य कोई इसमें एक व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्ति इसमें अपने वादों को प्रस्तुत नहीं कर सकता। राज्य की तरफ से, राष्ट्र की तरफ से इसमें वाद प्रस्तुत किए जाते हैं। तो और वादी और प्रतिवादी के रूप में राज्य ही इसमें अपना प्रतिनिधित्व करते हैं, अपने प्रेजेंटेशन उसके अंतर्गत दे सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि इसका जो निर्णय लिया जाता है उस निर्णय के अंतर्गत यदि बहुमत से निर्णय लिए जाते हैं, किंतु कोई वाद ऐसा है जिसमें बराबर मत पड़े हैं, तो ऐसी स्थिति में जो सभापति होता है वो सभापति अपना जो निर्णायक मत देता है और उसके आधार पर इसका निर्णय होता है। तो इस प्रकार से इसकी कार्यप्रणाली का चलती है। इसके जो क्षेत्राधिकार हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार हैं उन पर हम बात करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो क्षेत्राधिकार जो है 3 प्रकार के हैं, एक ऐच्छिक क्षेत्राधिकार, अनिवार्य क्षेत्राधिकार और परामर्शात्मक क्षेत्राधिकार। 3 प्रकार के क्षेत्राधिकार होते हैं किसी भी बात को सुनने के लिए जिस पर वो कार्रवाई करता है या कार्य करता है। तो ऐच्छिक क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं? इनके अंतर्गत उन सभी वादों पर विचार किया जा सकता है जिनको कि जो अपनी इच्छा से कोई राज्य इस न्यायालय के अंतर्गत प्रस्तुत करता है या उनके अंतर्गत लाता है, बात प्रस्तुत करता है, निवेदन करता है। तो उस बात के ऊपर ये अपनी इसकी इच्छा होती है कि वो चाहे तो उसको सुनवाई करे। तो जो वाद लाए जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय विवादों से संबंधित, इसमें जो सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं हैं वो भी अपने वादों को प्रस्तुत कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वही जो इसके सदस्य देश हैं वही इसके अंतर्गत वादों को प्रस्तुत करें या कोई भी विवाद को किसी मामले को प्रस्तुत करें। इसके क्षेत्राधिकार इनके सदस्यों से बाहर भी सदस्य देशों को भी उपलब्ध रह सकते हैं। अनिवार्य जो क्षेत्राधिकार है उसको हम इस प्रकार से जानते हैं कि राज्य, जो विभिन्न राज्य हैं वो स्वयं घोषणा करते हैं कि भाई हम कोई भी विवाद होने पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से अपने निर्णय करवाएंगे। ये इसके लिए वो निर्णय कर सकते हैं या घोषणा कर सकते हैं।
तो ऐसे जो मामले होते हैं उनकी सुनवाई अनिवार्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रस्तुत किए जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को अनिवार्य रूप से उन पर सुनवाई करनी होती है। इसके अतिरिक्त जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून होते हैं, उनका जो उल्लंघन होता है या उनकी कोई व्याख्या करनी होती है, ऐसे मामलों पर भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को सुनवाई करने का अधिकार है और उन पर निर्णय देने का भी अधिकार है और इसको अनिवार्य रूप से उसे निर्णय देना होगा, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जो किसी भी कानून का यदि उल्लंघन होता है और उससे किसी को नुकसान होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति के संबंध में भी इसके द्वारा निर्णय दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से ऐच्छिक और अनिवार्य जो क्षेत्राधिकार हैं उन की इसमें प्रावधान किया गया है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए। इसके अलावा जो तीसरे प्रकार का जो क्षेत्राधिकार है या जो उसका कार्य है वो परामर्शात्मक क्षेत्राधिकार है, कार्य है, और उसके अंतर्गत महासभा, सुरक्षा परिषद कोई भी किसी भी कानूनी प्रश्न पर, किसी भी मामले पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से परामर्श ले सकती है, उसकी उचित जानकारी ले सकती है और आवश्यक परामर्श ले सकती है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के जो विभिन्न अंग हैं उन अंगों के द्वारा भी किसी भी कानूनी मामले पर परामर्श लिया जा सकता है और उससे सजेशन लिया जा सकता है। तो ये प्रावधान परामर्शात्मक क्षेत्राधिकार है, कानूनी मामलों में ये उनको परामर्श देती है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सहयोग करती है, विभिन्न अंगों का सहयोग करती है। परामर्श के लिए सबसे मेन चीज़ ये होती है कि लिखित रूप से प्रार्थना पत्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंतर्गत देना होता है, तभी जा कर के वो इस पर कार्रवाई करती है। अब प्रश्न ये आता है कि जो निर्णय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा दिए हैं उन निर्णयों की क्रियान्विति की क्या स्थिति होगी, अर्थात वो जो निर्णय दिए गए हैं उन निर्णयों का पालन सही तरीके से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, इसके बारे में क्या प्रावधान है या क्या है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश हैं वो स्वयं शपथ लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायालय के द्वारा कोई भी निर्णय दिया जाता है वो सारे देश उन निर्णयों का पालन करेंगे, ऐसे इस प्रकार की शपथ ली हुई है, तभी वो सदस्य रहते हैं उसका। यदि कोई पक्ष यदि नहीं मानता है तो दूसरा पक्ष जो है, जो नुकसान वाला पक्ष है, प्रतिवादी जो पक्ष है, वो सुरक्षा परिषद में इसके विरुद्ध में उचित कार्रवाई करने के लिए प्रार्थना पत्र दे सकता है और उसे उचित कार्रवाई करने की निवेदन कर सकता है। और ऐसी स्थिति में सुरक्षा परिषद को एक्शन लेना होता है, कार्रवाई करनी होती है, क्योंकि उसका मूल कार्य इन कानूनों को लागू कराना, शांति व्यवस्था स्थापित करना, सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करना, ये कार्य सुरक्षा परिषद के पास में है। उन कानूनों का यदि कोई पालन नहीं करता है तो उसको एक दंडात्मक या किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने का अधिकार है। इसके अलावा विश्व का जो जनमत है वो भी इसके पक्ष में बनता है और उस विश्व जनमत के दबाव के कारण भी देशों को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो निर्णय हैं उनको पालन करना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये जो न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, वो अपनी कार्रवाई करता है और उसके कार्य क्षेत्र निर्धारित किए हुए हैं। इस जब जो कानून हैं वो अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या हैं, कौन से कानून हैं जिन पर वो सुनवाई करता है, जिनको अपने मद्देनज़र रखता है निर्णय देते समय, तो मूलतः यह है कि जो विभिन्न देशों ने संधियाँ किए हैं, समझौते किए हैं, वो इसके अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, वो भी कानून का एक स्रोत बनते हैं, उनको भी कानून के रूप में पालन किया जाता है। इसके अलावा जो सभ्य राष्ट्र हैं उनकी जो विधियां हैं वो जिनको वो मानते रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो भी इसका एक स्रोत बनता है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का। विभिन्न राष्ट्रों के विधि विधाओं एवं न्यायाधीशों के द्वारा जो निर्णय दिए हुए होते हैं उनको भी इनका स्रोत बनाया जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अपना कार्य करता है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो गठन है और संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए वो प्रमुखता एक प्रमुख अंग के रूप में कार्य करता है। आज इतना ही, बाकी का आगे। धन्यवाद।